शराब चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमार वशत करें चुक गस्तंगे रोचा इलेक्शन कमीशन मौजूदा निगरान सेटअप पे असासा के अस्ता डिक्लेयर को तगे था चूँकि आनी था निगरान वज़ीर आज़म अवार वफाकी काबीना अवार निगरान वज़ीर के अस्ता आनी थी असासा आनी था बाजी अंचे वज़ीर के अस्ता के वदा फेडरल वफाकी काबीना ऐसा तो आनी अरबा कलदारे मड्डी मीरास या असट के अस्ते ज़ाहिर करना तो शरण को सर फहरिस्त के अस्ते बलूचिस्तान से ताल्लुकदारों के सरफराज भुट्टी साहब हैं कि वदा वफाकी निगरान काबीना या एम मिनिस्ट्री सर पाए तो वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी देमात के असासानी तफसीलात के अस्ना देमात तो अब तरफ कलदारे आई या डिक्लेयर को था सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन देमा तो आनी था सिर्फ 6 करोड़ 92 अब लाख कलदारे माल मवेशी अस्ता तो आनी तो का सरफराज भुट्टी साहब होती मड्डन था 90,800 अफ्ताद मेश 4,000 शस्त बकरी बिजाइन तो का पाचन बोझ पासवारा और दोनों का 400 गो को अश्ताद आनी तो का अश्ताद शश कैस्ता तई गामेश अवारा तो सेनेटर सरफराज भुट्टी लाइव स्टॉक की मालियत कैसे 6 करोड़ 92 लाख कलदार तो इशी अबेद आया मुल्ताना हम एक फ्लैट यासने के आई कीमत के साथ 2 करोड़ 5 लाख कलदार ज़ाहिर करना बूता मुल्ताना 2 के नाले करी कि आई करोड़ यक आई मालियत वस्ती 1 करोड़ कलदारी तो इस्लामाबाद हम से 1 करोड़ अब्तादुल्ला कलदार लोग कोयठा 1 करोड़ कलदार मालियत फ्लाट हम ज़ाहिर करना बूता तो सरफराज भुट्टी वगैरह 5 लाख कलदार मालियत है CNG सूर्या व 5% शेयर है हम डिक्लेयर करना बूता 2002 मॉडल गाड़ी की आई कीमत 1 करोड़ 2 लाख कलदार ज़ाहिर करना को बुता दो मिनिम का मगंदे के वज़ीर आज़म साहब के हंसने आइए हम 4 करोड़ अश्ताद 1 लाख अश्ताद 2,500 कलदार मल असासा के हंसने डिक्लेयर करना बुता आनी मालिक शिवरा 20 एकड़ वरासती ज़राई ज़मीन के हंसने आनी कीमत के हंसने के साथ 8 लाख कलदार अमी वड़ा पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड नाम आइए 50,000 शेयर मौजूद तो आइए गोरा 10 तोला 100 कीमत के अस्ता 8,000 कलदार ज़ाहिर करक बुता तो हमें बड़ा निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर के हस्ते हैं आइए मड्डी ज़ाहिर करक बुता तो आइया कराची DHS 6 सा या 6 लाख कलदारे लोग ज़ाहिर को तो चूँकि ही अमा मड्डियाँ ज़ाहिर करना अमा कीमत ज़ाहिर करना कि आप बारे 20 साल पीछे बुता तो ये वदा कराची या DHS के हस्ते 6 लाख कलदारे छोड़े लोग नरसी हमें बड़ा आइया DHS एक फ्लैट ही ज़ाहिर कोता कीमत 1,25,000 कलदार ज़ाहिर करना बुता तो DHS कुजाम जागें कि उधर प्लाट 1 लाख कलदार रसी तो अमी वड़ा के हस्ती मगिंदे के अमा में पार्लियामेंटेरियन अस्ना या मेंबर्स अस्ना कौमी सूबा असम्बली अमी वड़ा निगरान काबीना वज़ीर के हस्ता या निगरान वज़ीर आज़म जंदी तो अमा असासा के हस्ता डिक्लेयर करना असासा आवड़ा डिक्लेयर करना नवा चीज़ी बाज़ी चीज़ें चेट देख भी तो सरफराज भुट्टी साहब डिक्लेयर को तो ये अब तरफ कलदारा तो आइए वरा माल मवेशी के अस्तर लाइव स्टॉक 6 करोड़ 92 लाख कलदार ज़ाहिर कर तो ये वाला का पुत्रान का सीनियर सहाफ़ी तजिया कर बिलाल डार्च इस्लामाबाद में ममदारी अयो गेशे का पुत्रान का अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं चूँकि जो असासा डिक्लेयर किए गए मौजूदा निगरान सेटअप की उसमें निगरान वज़ीर आज़म समेत वज़ीर दाखिला की तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हों या निगरान काबीना या निगरान सेटअप में शामिल जो वज़रा हूँ तो आप समझते हैं कि जो असासा इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए जाते हैं वो सही डिक्लेयर किए जाते हैं या कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है? बड़े बड़े रहनुमा ऐसे हैं कौमी रहनुमा जो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मैं किसी एक का नाम नहीं कोट करना चाहता ताकि उसमें जानेबारी का अंसर ना कहीं आ जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कौमी पार्टियों नेशनल लेवल की पार्टियों के सरबराहान के अगर आप गोशवारे उठा के देखें तो उन्होंने अपने गोशवारों में एक गाड़ी तक जाती जाहिर नहीं की थी और वो जो चीज़ें जाहिर करती हैं वो बहुत ही कम होती हैं अमूमन, जो जिससे ये तासुर जाता है कि जारी बात है एक कौमी लीडर है और वो जब निकलता है तो उसके आगे पीछे 20-25-30 गाड़ियाँ होती हैं और उसके पास एक अपनी करोला गाड़ी तक ना हो या होंडा गाड़ी तक ना हो तो ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये होता है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे सियासतदान ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ अच्छे नीयत के साथ अपनी चीज़ें जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर शायद अगर नबासी साहब को ले लीजिए,
वो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा टैक्स पे हैं, उन्होंने अपने साथे बड़ी ईमानदारी के साथ जाहिर किए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक केपी थे, मैंने थे जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी के लास्ट टाइम चेयरमैन थे, मेरे जैसे एकदम उनका नाम जरा उड़ गया है, तो उन्होंने भी वो सबसे ज्यादा असाफाजात उन्होंने जाहिर की है पार्लियामेंट के अंदर, वो और शाह नवासी साहब, इस तरह बड़े लोग हैं। लेकिन यकीनन हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक सोच है कि जो टैक्स हम देते हैं उसका रिटर्न हमें नहीं मिलता। जैसा तरक्की याफ्ता या तहजीब याफ्ता कौमों में या ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में जिस तरह से हर टैक्स का रिटर्न मिलता है, कि इलाज, मुआवजा, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ आपको मिलती है आपके डोर तक है। लेकिन अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्योंकि हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है, तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती और फिर उसका और भी बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन की सोच है कि जो मतलब देते हैं उस टैक्स की अदायगी उन्हें उसके बदले में उन्हें जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, रिटर्न नहीं मिलते। तो लोगों का इस वजह से इतराज़ होते हैं, इसलिए अमूमन वो अपनी चीज़ों को छुपाते भी हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत ने जो काम किया है, अपने गोशवारे जाहिर किए हैं, ये अच्छी बात है। मैं गोशवारे पढ़ रहा था, सरफराज भुट्टी साहब जो वज़ीर दाखिला है बलूचिस्तान की, और अनवर काकड़ साहब जो इस वक्त निगरान प्राइम मिनिस्टर है, तो बलूचिस्तान की दोनों शख्सियात ने जो अपने गोशवारे जाहिर किए हैं उसमें बड़े अच्छी तरह से उन्होंने चीज़ें जाहिर की हैं। मतलब सरफराज भुट्टी साहब ने अपनी 1 करोड़ से ज़्यादा मालिक की गाड़ी भी जाहिर की है, अपने मुल्तान के घर भी जाहिर किया है, उन्होंने अपने ऊँटों और बकरियों की तादाद का फिर मेंशन की है। तो ये एक अच्छी रवायत है और इस रवायत को अभी करना चाहिए और दूसरों को भी इन चीज़ों की तकलीफ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी ईमानदारी के साथ अपने टैक्स जाहिर नहीं करेंगे और टैक्स पूरा अदा नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क को चलाने के लिए वो और रास्ते नहीं है। तो ये भी फर्ज है जो इदारे हैं, मतलब SPR है, ये गवर्नमेंट जो भी बनती है ये बनेगी, उनको भी ये चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसको उसका रिटर्न मिले, उसको बाकायदा इलाज, मुआवजात, पानी, सेहत, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़, ये सारे हुकूक उसको मिलने चाहिए। जैसे जैसी चीज़ें मिलेंगी अवाम का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और जो ये जो करप्शन है साझात के छुपाने की, ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन या बिजनेस लोग या अमीर तबकों की तरफ से नहीं होती है। इस पर पूरा पूरा साथ होता है उन काली भेड़ों का जो इन डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जिन्होंने भी चेक करना होता है कि ये टैक्स पूरा दे रहे हैं या खाते पूरे जाहिर किए हैं या इनकम पूरी जाहिर की है कि नहीं की। तो ये काली भेड़ें जब साथ मिलती हैं तो इन्हीं की वजह से फिर लोगों को हल्लाशेरी मिलती है। हमारे यहाँ ये बड़ा अमूमन रिवाज है। मेरे पास कई जीती जाती मिसालें यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो जब ट्रांसफर कराने के लिए गए तो उन्होंने कभी टैक्स पुराने डिपार्टमेंट में जाकर पहले जमा करा। तो जब टैक्स लेके गए तो उन्होंने आगे से डिपार्टमेंट वालों ने कहा जी कि आपका टैक्स इतना % बनता है, 50% टैक्स में आपका काम हो जाएगा। यानी 50% इस तरह है कि आप 50% आपको माफ हो जाएगा, मैं कर दूंगा, 25% आप मुझे देंगे और 25% आप टैक्स लगाओ। तो लोग इस तरह करके भी काम करवाते हैं जबकि ये लेकिन चीजें नहीं होती ठीक हैं। है, लेकिन डॉक्टर साहब जो जो आप बात कर रहे हैं सरफराज बुगटी की, आपने भी जिक्र की, तो हमने देखा कि सरफराज बुगटी साहब ने अपने जो असासे हैं उनमें से 2010 मॉडल की एक गाड़ी जाहिर की जिसकी कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त अगर वो वफाकी निगरान वज़ीर हैं कि वजारत पर फायज हैं तो उनको सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं, उनका जो प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियाँ सरकार की होंगी। तो लेकिन जब वो सेनेटर था उसके पास कोई ओहदा नहीं था, इसके बावजूद वो क्वेटा और अपने इलाके में जाता था तो वहाँ उसके आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ होती थी। तो फिर ये गाड़ियाँ किसकी हैं? क्या वो जो है किसी पब्लिक ओहदे पे नहीं होता है या सरकारी ओहदे पे नहीं होता है, इसके बावजूद वो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं या गाड़ियाँ उनकी अपनी, वो इन गाड़ियों को डिक्लेयर नहीं करता, 10-10 गाड़ियाँ आगे पीछे इनके घूमती हैं प्रोटोकॉल में? देखिए इसके बारे में तो मेरे पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन या इतलात नहीं है। मुझे मुतल्लिका इतलात हो या इंफॉर्मेशन हो तो ये मैं बता सकूँ कि उनके पास गाड़ियाँ वो कौन सी होती हैं, कहाँ से आती हैं। लेकिन अमूमन जो एक आम प्रैक्टिस है वो यही है कि फॉर एग्जाम्पल सरफराज भुट्टी साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला है, तो उनकी एक बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, उनका एक अपना उनके ट्राइब्स में उनकी पोजीशन है। तो अमूमन ट्राइब्स के अंदर, कबाइल के अंदर यही होता है कि कबाइल के लोग जो सपोर्टर्स होते हैं, जो कबाइल के लोग होते हैं, जो करीबी रिलेटिव हैं, बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मामले चाचे या दूसरे होते हैं रिश्तेदार, वो सारे फिर ऐसे में बाजू बन के साथ चलती है।
और कबायली सब मामला में कबाइल के जो अफराद बासर होते हैं या जिसके पास ज़्यादा हैसियत होते हैं, वो भी फिर अपनी कम्युनिटी में से किसी एक को आगे लीड करने के लिए आगे करते हैं और साथ में पूरा पूरा साथ निभाते हैं, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे वो महाना अखराजात की शक्ल में हो, चाहे वो इस तरह गाड़ियों की शक्ल में हो। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही होती हैं और मिलजुल के एक दूसरे का साथ लिया जाता है। तो अमूमन मेरा ख्याल है सरफराज भुट्टी साहब का मामला तो मुझे लगता है इसी तरह ही है, क्योंकि मैंने सरफराज भुट्टी साहब को देखा है पर्सनली कि वो बड़े ईमानदार और बड़े मेहनत करने वाले सियासतदान हैं और मैंने उनके अंदर कोई ऐसी ऐप भी नहीं सुना ना देखा, लेकिन ये जरूर है कि वो मेहनती हैं और जो भी इनके पास चला जाए मिनिस्ट्रियों में या इनके घर चला जाए तो ये लोगों को मिलने के लिए हम तैयार रहते हैं और खतर पेशानी से उनकी बात भी सुनते हैं और मसला हल करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं तो बल्कि समझता हूँ कि सरफराज भुट्टी जैसे यंग लीडर्स को और आगे आना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे लगता है कि सरफराज भुट्टी बलूचिस्तान में आगे चल के वज़ीर आला बनेंगे और हो सकता है कि अगले ही ये जो अभी इलेक्शन होने हैं शायद इसके बाद ही वो सरफराज भुट्टी आपको वज़ीर आला की शक्ल में भी नजर आ जाए या एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार की सूरत में नजर आए। तो यंग लीडरशिप को अब आगे आना चाहिए और वो यंग लीडरशिप माजी की जो कोताहियाँ हैं कंपनियाँ उसको समझती है और उसको देख के नए विजन के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने मुल्क कौम के मसाइल को हल कर सकती है। तो जहाँ तक टैक्स की बात है लागू होता है, अगर कोई भी उसमें बदयांती करता है तो ये काम है उन इदारों का जिनको इसी मकसद के लिए अथॉरिटीज को बनाया गया बिठाया गया। तो ये उनसे उन्हें चाहिए कि वो इसको जरा बिला खौफ खतर चेक भी करें, काउंटर चेक भी करें और उसको उसके जो वो गुनहगार है अगर कोई तो उसको उस कटारे में भी ला के खड़ा करें। जी तो डॉक्टर साहब, लेकिन जो इस हवाले से अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई भी निगरान वज़ीर आज़म अपना जब असासा डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कमीशन को अपनी तफसीलात भेज देता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्राइटेरिया है? क्या उसके बाद वो पूछता नहीं है कि अगर आप DHA में एक प्लाट 1 लाख रुपए में ज़ाहिर कर रहे हैं? इसी तरह जो सरफराज भुट्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ 6 करोड़ 97 लाख रुपए लाइफ स्टॉक की मालियत ज़ाहिर की है, तो उसमें जो है ऊँट, भेड़ें, बकरियां, गाय सब शामिल है। तो लेकिन हम अगर बात करें उनका हल्का डेरा बुगटी है, इलाका डेरा बुगटी है, तो वहाँ लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है, तो जानवर जो हैं वहाँ इतने बड़े पैमाने पर कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? वहाँ कदसाली भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या इलेक्शन कमीशन अगर कोई चीज़ ज़ाहिर किया जाए या उनकी मालियत कम दिखाई जाए या कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर की जाएँ जहाँ नामुमकिन है, तो इलेक्शन कमीशन इसके बाद आपने जैसा कि चेक और काउंटर चेक की बात की, कोई पूछगछ नहीं करती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, चीज़ों को तफसीलात जो है उनके उस जो है मीडिया पे शाया करती है डायरेक्ट? क्या क्राइटेरिया वैसे आप क्या समझते हैं? इसमें देखिए सर बात ये है कि अमूमन तफ्तीश तो यही है कि चेक नहीं लेकिन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सरफराज भुट्टी साहब के बारे में मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरफराज भुट्टी तो जो लाइफ स्टॉक का मामला है वो लाइफ स्टॉक उनका सिर्फ 1.5 तक महदूद नहीं है, बल्कि जो उन्होंने अपनी जनूबी पंजाब में जो अपनी की है क्योंकि वो सारा एरिया यही एरिया है और वहाँ लोगों का जो गुजर बसर है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे ही बसर करता है। तो इन दो एरिया के अंदर उनके ये लाइफ स्टॉक का सिस्टम है और आपको पता है अल्लाह ताला ने इस काम में लाइफ स्टॉक के काम में बड़ी बरकत रखी है। अल्लाह के प्यारे नबी खातून नबीन जो है वो भी इनकी भी हदीसें बहुत सारी इस मामले में मौजूद हैं कि अगर आप चंद भेड़ें और बकरियां ये पाल लें तो इतने साल में आपका इतना बड़ा सिस्टम बन जाता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। तो बजा अगर एक आम बकरी जो साल में अगर 2 दफा बच्चे देती है तो वो इतने बच्चे दे देती है कि वो 2-3 सालों के अंदर तो आपके घर में आपके एरिया में एक बड़ा अच्छा झुंड बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो बहरहाल इस बारे में तो मुझे पास वही बात है कि राशन की ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सरफराज भुट्टी को जो मेरा जाती तजुर्बा है, मुशाहिदा है, जो मुलाकातें हैं उसमें मैंने सरफराज भुट्टी साहब को बड़ा ईमानदार पाया है और वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा है कि कभी भी मैंने नहीं देखा कि मिनिस्ट्री में रह के भी वो अपने वसाइल का कोई नाजायज इस्तेमाल करें। इवन कि आप देख लें कि अभी उनके पास 2-3 वजारतें हैं जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत दाखिला के अलावा नारकोटिक्स की भी है।
जो उन्हें वजारत दाखिला की तरफ से तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी जो उनके पास है, लेकिन नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ने भी उनको अपनी अपनी सिक्योरिटी देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उस पेशकश को ये रद्द कर दिया कि उन्हें एक्चुअल जो है वो चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उससे नुकसान होता है और हमें कौन के रसायल किस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वो जो लाइफ स्टॉक सॉरी जो नारकोटिक्स डिवीजन की जो सिक्योरिटी है वो लेने से ये फैसला इनकार कर दिया। हालांकि अमूमन ये प्रैक्टिस रही है कि जो वज़ीर दाखिला होते हैं या आम वजीर क्या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी यहाँ माजी में जहाँ जहाँ से उनको सिक्योरिटी मिली है वो ली है। बल्कि इस्लामाबाद के अंदर तो पुलिस का ये आलम था कि जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे उस दौर में उन्होंने इस चीज़ पे सो मोटो भी लिया कि इस्लामाबाद पुलिस की 55% नफरी वीआईपी की ड्यूटी पर मुतय्यन थी। तो आप अंदाजा कीजिए कि 55% जो सिक्योरिटी है वो वीआईपी की सिक्योरिटी कर रही थी, और इस्लामाबाद के अंदर जो उनका असल काम था सिक्योरिटी का वो नहीं कर रहे थे। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक्शन लिया और फिर पता चला जी कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान के घरों पे भी पुलिस वाले ड्यूटियां कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के। जो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डीजी हैं उनके घरों पे, रिटायर्ड जजों के घरों पे। तो उन्होंने लेकिन फिर उन्होंने बड़ा वाजिया करके कहा कि मुझे ये सिक्योरिटी एक्शन नहीं चाहिए, इससे ये कौन का नुकसान होता है और मुल्क का भी कौन मुतामिल नहीं है इसकी चीज़ों को कि वो एक्स्ट्रा इस वाले से खर्चे करें, हमें तो अपने खर्चे कम देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि मुफ्ती साहब एक अच्छे ईमानदार और बाइस्लाम के अच्छे इंसान है और उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जिसमें वजारत दाखिला में डिलीवर किया बड़े कम अरसे में, तो आगे भी ये अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी एक अच्छी जगह बना ली और आइंदा भी उनका ये अच्छी जगह बनेगी। और अगर वो वफात में आते हैं या सूबे में वापस जाते हैं तो उनके लिए अच्छी जगह बनेगी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारों का डॉक्टर साहब का पुत्रान ब्रेक की दूरी पदाश में साड़ी दिन का पुत्रान करें।